हेलो दोस्तों, मैं मनीषा कुमारी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बिहार स्पेशल का सीरीज। आज के लेक्चर में मैं आपको पर्यटन के बारे में बताऊंगी और इससे पहले बिहार के पर्यटन पे एक लेक्चर और बना रखा है मैंने, और ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो अब मैं परिपथ के बारे में बता रही हूँ। बिहार में बहुत सारे परिपथ हैं, जिसमें से 8 परिपथ के कुछ कुछ हिस्से हैं बिहार में के। तो जो सिख परिपथ है उसका बहुत सारा हिस्सा पटना के आसपास में ही है। तो सिख परिपथ के अंतर्गत 4 या 5 जगह आते हैं। तो उसमें ये है तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा। अब हम जानते हैं कि तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा क्यों प्रसिद्ध है, मतलब ये इसको सिख परिपथ के अंतर्गत क्यों लेके आया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिखों के जो 10वें गुरु हैं वो गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह की ये जन्म स्थली है, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। तो उन्हीं की स्मृति में महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा इस गुरुद्वारा को क्या किया गया, स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इस गुरुद्वारा में रखा हुआ है गुरु गोविंद सिंह का हस्ताक्षर किया हुआ एक ग्रंथ साहिब, उसका एक कॉपी को सुरक्षित रखा हुआ है तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में। ठीक है, और यह सिखों के लिए एक क्या है, पवित्र तीर्थ स्थल है। तो अगर आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है, क्या बना सकता है कि तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा कहाँ है या किसकी स्मृति में बनाया गया है। तो गुरु गोविंद सिंह के। किसने बनवाया है, तो रंजीत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ पे ऐसा क्या है जो सुरक्षित रखा हुआ है, तो गुरु गोविंद सिंह का हस्ताक्षर किया हुआ एक ग्रंथ है और उसी की कॉपी यहाँ पे सुरक्षित रखी हुई है। ठीक है, अब हम जो सिख परिपथ के अंतर्गत अब अगला टॉपिक अगला जगह है लक्ष्मीपुर। अब ये लक्ष्मीपुर जो है कटिहार में। ठीक है, और गुरु तेग बहादुर से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो गुरु तेग बहादुर है ना, वो आसाम से लौट रहे थे। कब, तो 1670 में जब वो आसाम से लौटे तो 1617 में यहाँ पे ठहरे हुए थे। तो उन्हीं की स्मृति में एक गुरुद्वारा स्थापित किया गया है, तो इसीलिए इसको भी सिख परिपथ के अंतर्गत ले लिया गया है। ठीक है, अब चलिए हम अगला देखते हैं, टकसाली संगत गुरुद्वारा। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, तो सासाराम में है, और इसको भी गुरु तेग बहादुर जी ने सिख संगत में किया था। ठीक है, उसके सिखों का जो धार्मिक स्थल है ना, उसके अंतर्गत तेग बहादुर जी ने किया था। ठीक है, अब गुरुद्वारा गाय घाट ये कहाँ पे है, तो पटना में है। ये भी सिख परिपथ के अंतर्गत आता है। गुरु नानक देव जी ने यहाँ 1509 में ठहरे थे। ये जितने सिख परिपथ के अंतर्गत है, किसी न किसी गुरु से रिलेटेड हुए से है। और आपको इस चीज़ से ये पता चलता है कि कौन कौन से गुरु बिहार में आए हुए हैं और कहाँ पे रुके हुए हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं बीपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, तो इसीलिए हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है, तो कौन आया था गुरुद्वारा गया घाट में, तो गुरु नानक देव जी आए थे। कब आए थे, तो 1509 में, और ठहरे थे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी का निवास भी किया था इन्होंने। कब किया था, तो 1666 ईस्वी में। ठीक है, तो जो गुरुद्वारा गाय घाट है जो पटना में स्थित है, यहाँ पे 2 गुरु आए थे। एक तो गुरु नानक देव जी भी आए थे और दूसरे आए थे गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं हम, गुरुद्वारा गोविंद घाट। ये कहाँ पे है, तो पटना सिटी में है, और इसका संबंध किससे है, तो गुरु गोविंद सिंह से है। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, गुरुद्वारा गुरु का बाग या गुरु तेग बहादुर बंगाल से लौटने के बाद अपने 4 वर्षीय पुत्र गोविंद राय से पहली बार यहाँ पे मिले थे। अगर यहाँ से ये क्वेश्चन अगर बना देता है कि गुरु तेग बहादुर जब बंगाल से लौटे थे तो अपने पुत्र से कहाँ मिले थे, तो गुरुद्वार गुरु का बाग में मिले थे। ठीक है, अब अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, गुरुद्वारा हांडी साहब। ये भी सिख परिपथ के अंतर्गत आता है, और यह पटना से पंजाब के लिए प्रस्थान करते समय गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर ठहराव किया। तो यहाँ पे ठहरे थे गुरु गोविंद सिंह ने। कब ठहरा था, जब वो पटना से पंजाब जा रहे थे ना, तब यहाँ पे ठहरे थे। तो इसलिए इसको भी सिख परिपथ में ला दिया गया है। गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा ये कहाँ पे है, गया में है। गुरु सिंह सभा पूर्णिया, मुंगेर गुरुद्वारा मुंगेर आदि सिख परिपथ के उल्लेखनीय नाम है। ये सब भी सिख परिपथ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला हम देखते हैं गांधी परिपथ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो गांधी जी हैं कितनी फेमस है, किस चीज़ के लिए फेमस है,
बिहार की हिस्ट्री में या इंडिया की हिस्ट्री हो गया, उसमें गांधी जी का इतना ज़्यादा रोल रहा है कि वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, तो जो बीपीएससी है यहाँ से भी गांधी जी पे से क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह से लेकर के हो या कहीं से भी क्वेश्चन बनाता ही बनाता है गांधी जी पे। तो यहाँ पे जो गांधी परिपथ में कौन कौन सी जगह आते हैं उसको हम देखेंगे और वो उस जगह क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मोतिहारी जो है गांधी परिपथ के अंतर्गत आता है। तो मोतिहारी चंपारण के किसान अंग्रेजों के लिए नील की खेती करते रहने के कारण बर्बाद हो गए थे। जो चंपारण के किसान थे वो नील की खेती करने की वजह से वो बर्बाद हो गए थे और किसानों की इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी कि राजकुमार शुक्ल ने गए गांधी जी को बुलाने के लिए। तो गांधी जी 9 अप्रैल 1917 को कलकत्ता से चलकर पटना आए और उसके बाद मुजफ्फरपुर होते हुए मोतिहारी पहुँचे। ठीक है, तो इसीलिए इसको गांधी परिपथ के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है, मोतिहारी को। जब क्वेश्चन ऐसा कभी कभी आ जाता है कि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के लिए आए थे तो बिहार में सबसे पहले कहाँ आए, तो पटना में आए, उसके बाद मुजफ्फरपुर होते हुए आए। यहाँ पे कब आए थे, तो 9 अप्रैल 1917 को आए थे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने ये आंदोलन किया और उस पर क्या हुआ, उस पर थोड़ा सा उस पर किसानों की राहत मिली और किसानों की क्या हुई, जीत हुई। तो ये प्रथम सफल सत्याग्रह था। तो इसलिए यहाँ पे मोतिहारी में क्या है, गांधी म्यूजियम भी स्थापित किया गया है। ठीक है, तो मोतिहारी भी आ जाता है गांधी परिपथ के अंतर्गत में। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, हजारीमल धर्मशाला। ये चंपारण आंदोलन के सिलसिले में गांधी जी अपने स्वयं सेवकों के साथ बेतिया के इस धर्मशाला में ठहरे थे। अब देखिए कि हजारीमल धर्मशाला क्यों आ गया गांधी जी के परिपथ में। तो यहाँ पे जब चंपारण आंदोलन जब चल रहा था तो गांधी जी अपने स्वयं सेवकों के साथ इस धर्मशाला में ठहरे थे। ठीक है, और सरकार ने इस धर्मशाला को क्या किया है, विरासत घोषित कर दिया है, इसलिए ये गांधी परिपथ के अंतर्गत आ गया है। भीति हरवा आश्रम, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी ने मिलकर चंपारण आंदोलन के दौरान एक स्कूल को क्या किया, एक स्कूल का निर्माण किया जो कि अभी भी है और इसीलिए इसको गांधी परिपथ के अंतर्गत ले। गांधी परिपथ के अंतर्गत अब अगला जगह कौन सा है, वृंदा आश्रम। ये कहाँ पे है, तो बेतिया जिला में है। ठीक है, और यहाँ पे ग्राम सेवा केंद्र स्थापित किया गया है और गांधी सेवा संघ महात्मा गांधी की प्रवृत्तियों को प्रसारित कर रही है। यहाँ ये जो ग्राम सेवा केंद्र है, ये जो महात्मा गांधी की प्रवृत्ति है उसको क्या कर रही है, ये प्रसारित कर रही है। मतलब उनकी प्रवृत्ति क्या थी, अहिंसा, मतलब किसी भी चीज़ को विनय से करके लेने का। तो ये सारी चीज़ों को ये अभी भी उसको प्रोसेस कर रही है। ठीक है, अब 1939 में गांधी जी यहाँ आए थे और यहाँ पे एक आश्रम को स्थापित किया था। ठीक है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट में रहा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं श्री रामपुर। चंपारण आंदोलन के दौरान 16 नवंबर 1917 को गांधी जी चंपारण को गन्हा प्रखंड के इस गांव में ठहरे थे। ठीक है, श्री रामपुर एक जगह है जो चंपारण के अंतर्गत के आता है और यहाँ पे गांधी जी ने 1917 में ठहरा था। ठीक है, कोयलडी, गांधी जी चंपारण आंदोलन के दौरान 16 नवंबर 1917 को इस गांव में निवास किया था। चलिए, अब इस यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है बीपीएससी में, गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह का जब आंदोलन चल रहा था तो आए थे, तो कहाँ कहाँ रुके थे, तो श्री रामपुर में भी रुके थे और कोयलडी में भी रुके थे। कब रुके थे, तो 16 नवंबर 1917 को दोनों गांव में इन्होंने दौरा किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट होता है। जब भी आप बुक पढ़ते हैं तो बुक को ऐसे लाइन करके ना पढ़ें, उसको आप क्वेश्चन बनाएं कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जैसे मैं अभी आपको क्या पढ़ा रही हूँ, गांधी परिपथ पढ़ा रही हूँ, उसके अंदर कौन कौन सा जगह है ये बता रही हूँ, अब उस जगह से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी बता रही हूँ। ठीक है, तो जब भी आप बुक पढ़िए तो ऐसे ही पढ़िए ताकि आपको बुक बार बार पढ़ने की नहीं ज़रूरत पड़े। 2-3 रीडिंग मारिएगा तो हो जाएगा। इससे तो एक ये चीज़ हो जाएगा कि हम क्वेश्चन कैसे बनाएं।
क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बनाना सीख लीजिएगा तो हमें मैक्सिमम चीज़ें पता होता है, तो उस क्वेश्चन का सॉल्व करना आराम हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन खुद क्रिएट कीजिएगा तो वहाँ पे बीपीएससी कैसा भी क्वेश्चन बनाए आप उसको पकड़ लीजिएगा, ठीक है। अब अगला जगह क्या है, अमूलवा, जो गांधी परिपथ के अंतर्गत आता है। तो ये कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में है। गांधी जी 27 अप्रैल 1917 को यहाँ निवास किया था, ठीक है। और कुछ नहीं, यहाँ पे से और कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। और मुरली भरवा कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में है। जैसे कि ये क्या है, मुरली भरवा जो गाँव है राजकुमार शुक्ल का जन्म स्थान है। ये बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजकुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण के मुरली भरवा में, ठीक है। अब राजकुमार शुक्ल ने संकल्प लिया था कि नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाकर रहेंगे। गांधी जी को यह चंपारण लाए थे और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किए थे, ठीक है। जो राजकुमार शुक्ल थे उन्होंने बोला था कि हम न्याय दिलाएंगे किसानों को, और उसके लिए वो गांधी जी को चंपारण लेके आए और चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ और वो सफल भी हुआ, ठीक है। तो इसीलिए मुरली भरवा को अपन गांधी परिपथ के अंतर्गत ले लिए हैं। सरिस्वा पश्चिमी चंपारण, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के अनुयायी पीड़ित किसानों पीड़ित किसानों का बयान दर्ज करवाते थे। यह मझौलिया प्रखंड के रत्नमाला पंचायत का एक गांव है। जो सरिस्वा है पश्चिमी चंपारण का जगह है। यहाँ पे जो पीड़ित किसान रहते थे ना, उनका बयान दर्ज किया जाता था, तो इसलिए ये आ गया है गांधी परिपथ के अंतर्गत। अब अगला जगह है हरदिया कोठी। ये कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। तो ये हरदिया कोठी कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। यह अंग्रेज शोषक जीपी एडवर्ड की कोठी यहाँ सुरक्षित स्थिति में है। अगर क्वेश्चन बनाता है, क्या बनाता है कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज के जो शोषक थे जीपी एडवर्ड, उनकी कोठी कहाँ है, कहाँ बनी हुई है जो अभी भी सुरक्षित स्थिति में है, तो वो पश्चिमी चंपारण में है, हरदिया कोठी, ठीक है। सदाकत आश्रम ये भी है गांधी परिपथ के अंतर्गत। और स्वराज की भावना से उत्प्रेरित होकर स्वतंत्रता सेनानी मजहरुल हक ने दीघा के पास अपने मित्र खैरू मियाँ की ज़मीन पर सदाकत आश्रम की स्थापना किया, ठीक है। तो जो मजहरुल हक है उन्होंने सदाकत आश्रम का क्या किया, स्थापना किया। तो कब किया था, तो 1921 ईस्वी में किया था। किसके ज़मीन पे किया था, तो उनके जो मित्र थे खैरू मियाँ, उनके ज़मीन पे उन्होंने किया था। और ये क्यों किया था, जो मजहरुल हक थे वो स्वराज की भावना से प्रेरित थे, इस वजह से सदाकत आश्रम का निर्माण किया था, ठीक है। और जब निर्माण हुआ उसके बाद तभी से यह स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बन गया। 30 सितंबर 1921 से मजहरुल हक ने यहाँ से द मदरलैंड नामक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है, द मदरलैंड जो पत्र है वो किसके द्वारा प्रकाशन किया गया था, तो ये मजहरुल हक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 30 सितंबर 1921, ठीक है। इस पत्र पर अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। स्वतंत्रता सेनानियों को सदाकत आश्रम से ही दिशा निर्देश मिलता था। यह आश्रम बिहार वासियों के लिए स्वराज की प्रेरणा स्रोत भी रही है। अब ये जो सदाकत आश्रम है वो स्वतंत्रता सेनानी जो थे उस समय जो स्वतंत्रता के लिए जो युद्ध चल रहा था, तो यह एक आश्रम ऐसा था जहाँ से गाइडलाइंस मिलती थी कि भाई आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो यह एक ऐसा आश्रम था जो बिहार वासियों के लिए एक क्या है, एक मोटिवेशन का सोर्स के रूप में काम कर रहा है। स्वराज से के लिए जो प्रेरणा मिलती है वो सदाकत आश्रम के पास से मिलती रही बिहार वासियों के लिए, ठीक है। और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवकाश ग्रहण करने के पश्चात इस आश्रम में अपना निवास स्थल बनाया। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है अवकाश ग्रहण किए और उसके बाद वो यहाँ पे अपना आश्रम बनाया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। गांधी म्यूजियम, गांधी म्यूजियम कहाँ पे है, तो पटना में है, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने की, गांधी म्यूजियम की स्थापना किसने की, तो गांधी जी के अनुयायियों ने किया था, ठीक है। यह गांधी महात्म से संबंधित एक पुस्तकालय भी स्थापित है जहां चंपारण आंदोलन से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखा गया है। तो ये क्या है,
जो गांधी म्यूजियम है यहाँ पे एक पुस्तकालय भी है, जहाँ पे जो चंपारण आंदोलन हुआ था उससे दस्तावेज जो है उसको सुरक्षित रखा गया है। तो ये सारे जो जगह हो गए ये सारे गांधी परिपथ के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। और मैंने इस गांधी परिपथ में कौन कौन से जगह आ रहे हैं। और चलिए अब अगला टॉपिक है अपसट। अपसट कहाँ पे है? तो नवादा में है। अपसट से हमें पता चलता है गुप्त शासन के शासकों के बारे में, और यहाँ से मौखरियों के क्रियाकलापों का भी पता चलता है। और 600 ईसा पूर्व के लगभग यहाँ पे एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, और जो मंदिर है वहाँ पे रामायण के कथा दृश्य अंकित है। तो कभी कभी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ भी सकता है, या आई थिंक ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मंदिर है बिहार में जिसके दीवारों पे रामायण के जो कथा दृश्य है ना वो अंकित है। तो वो है अपसट। अपसट में एक मंदिर है, वहीं पे है, ठीक है। तो गया में है। अब अगला देखते हैं हम कुंडग्राम। कुंडग्राम जो है ये कहाँ पे है? तो वैशाली में है। ये क्यों फेमस है? तो ये जैसा कि हम जानते हैं कि 24वें तीर्थंकर थे महावीर, उनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, इसलिए ये जगह फेमस है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी में हुआ था। अब अगला जगह आता है गया, ठीक है। अब हम गया के बारे में डिस्कशन करेंगे। गया क्या है? एक प्राचीन नगर है, और यहाँ पे विष्णुपद का मंदिर है, जो कभी क्या था? तो बौद्ध स्थली था। इसका जीर्णोद्धार इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने 1765 में करवाया था। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि विष्णुपद मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, कहाँ की रानी थी और कब करवाया था? तो वो इंदौर की रानी थी जिन्होंने करवाया था, और 1765 में करवाया था, और अहिल्याबाई उनका नाम था, ठीक है। और विष्णु मंदिर का रूप इसको दिया था। इसी के निकट ब्रह्मयनी पहाड़ी के नीचे अक्षय वट वृक्ष है, जहाँ हिंदू धर्मावलंबी पिंडदान करते हैं। तो ये जो बौद्ध धर्म स्थली है इसी के निकट है ब्रह्मयनी पहाड़ी, ठीक है। और उसके नीचे क्या है? एक वृक्ष है, अक्षय वट का वृक्ष है, जिसके नीचे हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? पिंडदान करते हैं। तो रामशिला पहाड़ी पर अनेक मंदिर स्थित है। यह नगर वैष्णव, शाक्त और एवं शैव संप्रदायों के तीर्थ स्थल भी हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम चिरांद के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर से आ गया तो फिर से मैं बता दूँ। ये जो चिरांद है ना, ये कहाँ पे है? तो ये सारण का पुराना ही नाम है चिरांद है, तो इसको अब अपन सारण बोलते हैं। तो चिरांद कहाँ पे है? तो सारण में स्थित है, ठीक है। और यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है चिरांद से? तो यहाँ से 9 प्रस्तर युग के जो ताम्र स्तर युग हैं उनके अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि 9 प्रस्तर युग के या ताम्र प्रस्तर युग के अवशेष कहाँ से मिला है? तो चिरांद से मिला है, ठीक है। अब अगला देखते हैं दीदारगंज, ठीक है। अब दीदारगंज जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है और कहाँ पे है ये? तो दीदारगंज है तो पटना में स्थित है, और यहाँ से मौर्यकालीन जो है चमारग्राही यक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त हुआ है। तो यह एक यक्षिणी से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो जो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है बीपीएससी में कि जो मौर्यकालीन चमारग्राहिनी यक्षिणी की प्रतिमा है वो कहाँ से मिली है? तो पटना में दीदारगंज में से मिली है, ठीक है। और जो उस समय की मूर्ति मिली है उसको पटना के संग्रहालय में क्या किया गया है? सुरक्षित किया गया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अगला हम देखते हैं बराबर की गुफाएं, ठीक है। बराबर की गुफाएं कहाँ पे है? तो गया से ना 30 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और ये पूछ देगा बराबर की गुफाएं किसके समयकालीन की है? मौर्यकालीन है, गुप्त कालीन है, या मुगलों के समय का है, कब का है, या इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप क्या आंसर देंगे कि मौर्यकालीन गुफा है, ठीक है। तो बाबर की गुफा कहाँ पे है? ये तो सबको लगभग याद रहता है कि गया में है, लेकिन यहाँ पे जो गुफा है कब की है? तो मौर्यकालीन गुफा है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला चीज़ हम आपको डिस्कस कर रहे हैं कि जो सम्राट अशोक हैं उनके 3 सम्राट जो अशोक है उनके 3 और उनका जो पोता है उनका नाम दशरथ है, और उनका भी 3 शिलालेख सुरक्षित अवस्था में है। तो जो बाबर की गुफाएं हैं वहाँ पे सम्राट अशोक और उनका जो दशरथ है उनका जो पोता है
दोनों के 3-3 अभिलेख जो है अभी भी सुरक्षित अवस्था में रखा हुआ है, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि मौखरी वंशीय नरेश अनंत वर्मन का भी एक अभिलेख उल्लेखनीय है, ठीक है। बराबर की गुफाओं में कारण चौपर, सुदामा, लोमस ऋषि एवं विश्व झोपड़ी प्रमुख है, ठीक है। तो बराबर की गुफाओं में क्या क्या सब फेमस है, तो चौपर है, सुदामा है, लोमेश ऋषि है एवं विश्व झोपड़ी प्रमुख है इसकी वजह से। अब अगला पॉइंट हम इसमें क्या देखते हैं कि जो अशोक है और उनका जो पोता था दशरथ, उनके द्वारा जो आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षुक थे उनके ध्यान स्थल के लिए वहाँ पे क्या किया गया, गुफाओं विहारों का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे इजी वे में समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि जो अशोक का जो पोता था दशरथ और अशोक के द्वारा गया में जो आजीवक संप्रदाय के जो बौद्ध भिक्षुक थे उन लोगों के लिए क्या हुआ है, तो गुफा विहारों का निर्माण करवाया गया है। तो क्यों क्या करवाया गया है, तो बौद्ध भिक्षु ध्यान वगैरह करते हैं तो उन लोगों के लिए इसीलिए करवाया गया है, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, जय मंगलागढ़। तो चलिए, जय मंगलागढ़ कहाँ पे है, तो यह बेगूसराय में स्थित है, ठीक है। और यह क्या है, तो यह एक बौद्ध स्थली है, ठीक है। और यहाँ से बौद्ध कालीन जो अवशेष हैं वो यहाँ पे मिले हैं यानी पाए गए हैं। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं रामपुरवा। अब रामपुरवा है तो ये कहाँ पे है, तो नेपाल में स्थित है। और यहाँ से अशोक के 2 स्तंभ मिले हैं, ठीक है। और यहाँ से इनके अवशेष का उत्खनन प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसको बौद्ध धर्म का जो है ना केंद्र रहा है, ठीक है। गुरुपद गिरी पर्वत, ठीक है। अब अगला जगह आ रहा है गुरुपद गिरी पर्वत, ठीक है। तो हम देखते हैं गुरुपद गिरी पर्वत कहाँ पे है, तो गया में है, बिहार के जो गया जिला है वहीं पे है। बिहार और झारखंड के सीमा पे स्थित है। जब भी आप मैप को देखिएगा तो गया जो है ना वो बिहार के दक्षिणी हिस्से में है, ठीक है। दक्षिणी हिस्से में जो गया है वो झारखंड के साथ बॉर्डर सीमा साझा करता है। तो जो जब गया बिहार और झारखंड के बीच बॉर्डर साझा करता है तो उसी के बीच में है गुरुपद गिरी पर्वत, ठीक है। तो यही बोला गया है कि यह बिहार और झारखंड के सीमा पर अवस्थित है, ठीक है। और गुरुपद गिरी पर्वत गया में स्थित है जो दोनों राज्य के सीमा पे स्थित है। अब आप ये बात समझ गए होंगे। और चलिए देखते हैं ये क्यों फेमस है, क्योंकि यह प्राचीन बौद्ध स्थली है और यहाँ की मान्यता रही है कि गौतम बुद्ध ने इस पहाड़ी पर तपस्या की थी, ठीक है। इसलिए इस पर्वत को एक इम्पॉर्टेंट स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर क्या है, 40 फीट की बुद्ध स्तूप तथा महाकश्यप का प्राचीन मंदिर है। महाकश्यप कौन थे, तो वो जब महाकश्यप कौन थे, तो जब प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था तो उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रथम जो बौद्ध सभा हुआ था तो कहाँ कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उस समय राजा कौन था, अध्यक्ष कौन था, उसमें कौन सा काम हुआ था, इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। जब मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में लेक्चर लूँगी ना तब आप वहाँ पे इन चारों चीज़ों को एक सीक्वेंस वे में आपको बताऊँगी। और हो सकता है ये चीज़ आपको पता भी हो और नहीं पता है तो एक बार देख लीजिएगा। और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो ये चीज़ें आपको एकदम सीक्वेंस वे में आपको बताऊंगी, ठीक है। अब अगला टॉपिक आ रहा है कुम्हरार। अब कुम्हरार कहाँ है, तो पटना से 7 किलोमीटर के दूर पे स्थित है। और यहाँ से प्राचीन पाटलिपुत्र के जो अवशेष हैं वो मिले हुए हैं, ठीक है। और मौर्यकालीन राजप्रसाद का एक विशाल कक्ष का अवशेष भी मिला है और कुषाण और गुप्त काल के भी अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो हमको कौन सी जगह से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे कुम्हरार हो गया तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए आप क्योंकि थोड़ा सा सेटिंग करने में वक्त लग जाता है हमको। अब देखिए पश्चिमी दरवाज़ा, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है पश्चिमी दरवाज़ा। ये कहाँ, पटना सिटी में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, तो पटना सिटी में स्थित है, ठीक है। यह मगध सम्राट अजात शत्रु कालीन का एक पाटलिपुत्र ग्राम है, ठीक है। अब सप्तपर्णी गुफा ये कहाँ पे है, तो राजगीर में स्थित है, ठीक है।
और यह जो है मगध का जो सम्राट था अजातशत्रु, उसके शासनकाल में यानी 483 ईसा पूर्व में से ये फेमस रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है, इसलिए यह फेमस है। अब मनियार मठ, मनियार मठ कहाँ है, तो राजगीर में है। और यह कौन से युग का मठ है, तो गुप्तकालीन मठ है। और यहाँ पे सर्प पूजा की जाती है, इसलिए सर्प पूजा से संबंधित है, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ें तो सबसे पहले किसी भी आप किसी भी आप जगह पे घूमने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या पता करते हैं, क्योंकि वो जो जगह है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है, किस चीज़ से रिलेटेड है और उसका लोकेशन। ये 2-3 चीज़ आपको पता हो जाएगा तो बाकी सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से बस 2 चीज़ ध्यान रखना है कि मनियार मठ राजगीर में है और यह कौन सा मठ है, किस समय का है, तो गुप्तकालीन मठ है। और यह क्यों फेमस है, तो सर्प पूजा के लिए, ठीक है। तो अब आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला चलते हैं, देखते हैं केसरिया। केसरिया क्यों फेमस है, क्योंकि यह बौद्धकालीन स्थल है और केसरिया में जो है ना बौद्ध स्तूप का विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है ना कि विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है, तो केसरिया में है। ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो यह बौद्ध धर्मावलंबियों तथा तीर्थ स्थल के लिए भी है। अब अगला टॉपिक आ गया वेंकटपुर, ठीक है। यह पटना से बख्तियारपुर जाने वाली 1 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्राचीन मंदिर है और अकबरकालीन बिहार का प्रांतपति सूबेदार मान सिंह जीर्णोद्धार कर शिव मंदिर का रूप दिया, ठीक है। वेंकटपुर यह कहाँ से, पटना से बख्तियारपुर में जो जाती है रोड उससे 1 किलोमीटर की दूर पे स्थित है। और यह एक क्या है, प्राचीन मंदिर है जिसको अकबर के समय में उसका जो प्रांतपति था यानी कि जो सूबेदार था मान सिंह, उसने इसका क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, यानी दोबारा उसकी मरम्मत करवाया था, ठीक है। तो और मरम्मत करवा करके इसको एक शिव मंदिर का रूप दे दिया, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं वनगांव। वनगांव कहाँ है, सहरसा से 8 किलोमीटर की दूरी पे है और यह एक पुरातात्विक स्थल है। इतना सा ही पता होना चाहिए, वनगांव क्या है, एक पुरातात्विक स्थल है, कहाँ से, सहरसा से 8 किलोमीटर की दूरी पे है और यह एक पालकालीन अवशेष है। मुझे लग रहा है इस पॉइंट से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वनगांव में किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, मौर्यकालीन, पालकालीन और मुगलकालीन या गुप्तकालीन। और उसके बाद 5वां ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई भी नहीं या इनमें से एक से ज़्यादा, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा पालकालीन। क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है, ठीक है। जब आप बुक पढ़िए ना तो आप क्वेश्चन बनाना सीखिए। जब आप बनाना सीख लीजिएगा ना तो बुक एक बार पढ़ लें, 2 बार 3 बार रिवीजन कर लें, अंडरलाइन कर लें कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सबसे पहली बात है कि अगर आप सोचते हैं कि हम वीडियो लेक्चर देख करके प्री निकाल लेंगे तो यह पॉसिबल नहीं है जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक आपको पाथ फॉलो करवाता है कि हाँ इधर से जाना है, ऐसे ऐसे जाना है, एक बार सुन लेते हैं तो जब आप बुक पढ़ेंगे ना तो वो आपको एक समझ प्रदान कर देगा जिसके आधार पे आप अच्छे से एक सीक्वेंस में किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल से वीडियो लेक्चर पे देखिए, बहुत ज़रूरी है देखना, लेकिन पूरी तरह से डिपेंडेंट ना हो। अगर आप वीडियो लेक्चर देखते हैं किसी टॉपिक का तो बुक उठाइए, एक बार खुद से देखिए, फिर उसका ऑब्जेक्टिव लगाइए, तभी आपको ये वीडियो लेक्चर देखने का फ़ायदा है, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक हम देखते हैं मंदारगिरी कहाँ है, भागलपुर से 50 किलोमीटर की दूर पे स्थित है और 700 फीट ऊंची एवं लगभग 5 किलोमीटर तक फैला हुआ ये पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे 2 प्राचीन मंदिर है और कई गुफाएं हैं और ये जितने मंदिर हैं उसमें क्या है, बौद्धकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अब सोनपुर कहाँ पे है, तो गया जिले में है। यहाँ से क्या है, 9 पाषाण कालीन के साक्ष्य भी मिले हैं, 9 पाषाण कालीन, समझ गए, और 9 पाषाण कालीन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि चिरान में क्या मिला है, तो 9 प्रस्तर युग का मिला हुआ है और चामार ग्राहिणी यक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो एक तो वो इम्पोर्टेंट हो गया, दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है, कि 9 पाषाण कालीन
के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं बिहार में, तो सोनपुर से मिले हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं कुकरी हार। ये क्या है? गया के वाजीरगंज स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पे है और यह एक पुराना खंडर है जिसमें बौद्धकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं और इसके पास पुनावा गांव में भी बौद्धकालीन भग्नावशेष प्राप्त हुए। देखिए बहुत सारी ऐसी जगह है ना बिहार में बौद्ध धर्म स्थल से ही रिलेटेड है। अगर आपको जब भी क्वेश्चन पढ़े कुछ न समझ में आए तो थोड़ा सा मतलब 10% नहीं, आपको 60% कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप बौद्ध धर्म से जरूर रिलेटेड होगा। मे भी आपका क्वेश्चन सही हो जाए, जिसको बोलते हैं अपन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आप ऐसे सोच के एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब तो एग्ज़ाम वैसे भी 1-2 मंथ में आने वाला है और इस बार जो एग्ज़ाम आएगा तो पेपर टफ आएगा, इतनी आसानी से इतना ईजी नहीं आएगा। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। कवाडोल पहाड़ी, ये कहाँ है? गया में है और यहाँ सीलभद्र का प्रसिद्ध बौद्ध मठ था। ठीक है, और चीनी यात्री ह्वेंसांग इस स्थल को देखने आया था। ठीक है, इतना पता होना चाहिए कि चीनी यात्री ह्वेंसांग जो इस स्थल पे आया था, बस बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और गुरपा पहाड़ी कहाँ पे है? तो गया में है और गुरपा स्टेशन से 1 मील की दूरी पे है। इसका पुराना नाम गुरुपादगिरी था। ठीक है, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? गुरपा पहाड़ी क्यों इम्पोर्टेंट है? ये चीज़ ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो जो गौतम बुद्ध के शिष्य है ना कश्यप, उन्होंने यहाँ पे समाधि ग्रहण किया था। अब चलिए क्वेश्चन बना सकता है ना बीपीएससी में कि गौतम बुद्ध के जो शिष्य कश्यप थे उन्होंने कहाँ समाधि ग्रहण की थी? तो गुरपा पहाड़ी पे। ये कहाँ है? तो गया में है। ठीक है, अब अगला देखते हैं जेठियन। जेठियन भी कहाँ है? गया में है। ये भी एक बौद्धकालीन स्थल है। बौद्ध साहित्य में इसे यष्टि वन कहा गया है और चीनी यात्री फाहियान यहाँ आया था और गौतम बुद्ध यहाँ 7 दिनों तक रहकर उपदेश दिया था इन्होंने। और सम्राट अशोक यहाँ पे क्या किया था? एक स्तूप का निर्माण करवाया था और इसके आसपास गर्म जल के कई झरने भी हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। प्राग बोधि पहाड़ी, ये कहाँ पे है? ये बोध गया में है। ठीक है, और ये जो फल्गु नदी के पूर्वी किनारे पर इस पहाड़ी पर गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले यहाँ गए थे। चलिए बीपीएससी में क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, मैं जब भी पढ़ती हूँ तो मैं क्वेश्चन बना के पढ़ती हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी ये हैबिट खुद में डेवलप करने के लिए बोलती हूँ। ठीक है, कि आप भी जब भी पढ़ें ताकि वो उस चीज़ को आप क्वेश्चन, क्योंकि एंड में अपन को क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप जब भी पढ़ें तो क्वेश्चन बनाएं और क्वेश्चन खुद सॉल्व करें वहाँ पे, क्योंकि आंखों के सामने आंसर है। और वहाँ पे भी प्री का एक अच्छी बात है ना कि आंखों के सामने ऑप्शन होता है, तो बहुत सारी सिमिलरिटी है ऐसे, तो ये बहुत बेनिफिट करेगा। तो यहाँ पे ये है कि गौतम बुद्ध, क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है? क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि गौतम बुद्ध है वो बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले कहाँ गए थे? ठीक है, तो ये प्राग बोधि पहाड़ी पे गए थे जो कहाँ पे है? बोध गया में है। ठीक है, इतना सा ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे प्राचीन शिलालेख भी मिले हैं और सम्राट अशोक के 7 स्तूपों का चिन्ह यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए मैंने आज के लेक्चर में इतना कवर किया है और इसका एक और लेक्चर बनेगा क्योंकि बहुत सारे स्थल हैं। ठीक है, तो एक लेक्चर में और आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और इससे 1% भी फ़ायदा होता है तो इसको आप ज़रूर देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।